So, hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new topic of class 10th assistive book, chapter number 2 फेडरलिज्म। तो बच्चा आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आज आपके जो पूरा फेडरलिज्म है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट फंसता है आगे जाके तो आराम से मेरे से आप लोग पूछ लेना। ठीक है, तो देखो भाई, मेरा तो एक पर रूल है, ठीक, कि आगे चलने से पहले मैं पिछले सारी चीजें रिवाइज करवाती हूँ, इन सम शॉर्ट समरी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि किसी भी चीज को आगे पढ़ने के लिए पहले पिछली चीजें रिवाइज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछली चीजें भूलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो ये तो गलत हो जाएगा ना भाई, सही नहीं रहेगा। ठीक, तो उससे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले पिछली सारी चीजें रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे जंप करते हैं। ठीक है, तो पिछली सारी चीजों अगर हम लोग बात करें भाई, तो यहाँ पे बात आती है कि हम लोगों ने पिछले में क्या पढ़ा, फेडरलिज्म को जान लिया। क्या होता है फेडरलिज्म, 2 लेवल्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट में, जिसको कि हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। जस्ट उसके बाद बचा हम लोगों ने बहुत सारे उसके यूनिटरी सिस्टम, और हम लोगों ने फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। यूनिटरी क्या क्या होता है, जहां पे एक ही पार्टी रूल करती है। एक पार्टी नहीं बोल सकते, पार्टी नहीं भाई, ठीक, जहां पे सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसके पास पूरी की पूरी पावर रहती है, अथॉरिटी रहती है। ठीक, सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ही पूरी की पूरी पावर रहती है। ठीक, अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसके तरीके से कुछ नहीं है। ठीक, सारे रूल्स एंड ऑर्डर्स अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करने होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये चलता था यूनिटरी सिस्टम में। ठीक, अगर हम लोग बात करें बच्चा फेडरल सिस्टम में, तो फेडरल सिस्टम का जस्ट उल्टा था। कभी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को कोई भी ऑर्डर नहीं देंगी, ना ही कोई एक दूसरे का ऑर्डर फॉलो करेगा। दोनों ही लोग इंडिपेंडेंट तरीके से अपने अपने पावर को एंजॉय करेंगे। सिंपल सा इतना सा चीज हम लोग ने स्टडी किया था। ठीक, आगे की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने की फीचर्स पढ़ा था फेडरलिज्म का, जहाँ पे 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे, और अपना अपना लेवल ऑफ जुरिस्डिक्शंस होता है अपने अपने मैटर्स पे। दोनों ही गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को गवर्न करती हैं। ठीक, ये सारे पॉइंट्स थे, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने स्टडी की थी। ठीक, नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बढ़े तो हम लोग ने डुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि सेफगार्ड प्रमोट करना, यूनिटी प्रमोट करना। ठीक, दूसरा हम लोग ने क्या पढ़ के चला था, दूसरा हम लोग पढ़ के चले थे कि भाई एकोमोडेट करना है डाइवर्सिटी को। ठीक, किस चीज को एकोमोडेट करके चलना है, रीजनल डाइवर्सिटी को, या फिर डाइवर्सिटी बोल लो। ठीक, तो ये थे हमारे डुअल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, डुअल ऑब्जेक्टिव्स मतलब 2 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, अगर हम लोग आगे बचा पार्टी की बात करें तो आगे हम लोगों ने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन। वो था 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन के रूल्स कौन कौन से थे। पहला था कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा था होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जब हम लोग कमिंग टुगेदर की फेडरेशन की भाई बात करते हैं, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में भाई अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स आती हैं, एक बिगर यूनिट को फॉर्म करती हैं। ठीक, उसे क्या कहेंगे हम लोग बचा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहेंगे, जिसमें कि हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर आता है। And this is the examples of coming together federation. Then बच्चा अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें आता है भाई आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की भाई अगर हम लोग बात करें तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अलग अलग मतलब लोग अपने पावर को डिवाइड कर लेंगे। ठीक, देन रन करेंगे अपने गवर्नमेंट को। तो वहां पे इंडिया, बेल्जियम, ये क्या है बच्चा, वहां पे क्या चलता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है। ओके, तो ये भी मैंने खटाक से क्लियर करवा दिया भाई। अब जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है भाई, क्या था टॉपिक, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ठीक, ये पॉइंट्स था कि एक इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता कैसे, मतलब व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो इसमें सबसे मस्त सा फंडा क्या था भाई, कि हम लोगों ने स्टडी किया था, क्या क्या पढ़ा था, 3 लिस्ट पढ़े थे। याद आ रहा होगा सभी को दिमाग में कि भाई हमारा जो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री में हम लोगों ने 3 लिस्ट के बारे में पढ़े थे भाई। ठीक, एक ब्लडी पार्टीशन के बाद, मतलब जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, जस्ट आफ्टर उसके बाद, देखो भाई मैं आपको अभी याद दिला देती हूँ बच्चे लोग को, ठीक, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आ गया, एक ब्लडी पार्टीशन हुआ था। ठीक, जिसके बाद हमें 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली थी। ठीक, बिहाइंड इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद भाई सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट बन गए थे हमारे कंट्री के। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहां राजा महाराजा राज करते हैं, प्रिंसली स्टेट्स जो होते हैं ना, वो सारे टाइप्स के। ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब देखो भाई एक अलग ही फंडा है, एक अलग ही फंडा है भाई। मैंने ये फंडा कल भी बताया था भाई आप लोग को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल सिस्टम को यूज ही नहीं किया जाता है। सॉरी, फेडरल सिस्टम को नहीं, मतलब कि उसके नाम को,
मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री के अंदर आती है या हमारा इंडिया एक फेडरल कंट्री है। बट लेकिन उसका सारा का सारा सिस्टम ना, सिस्टम बोल लो या प्रिंसिपल्स बोल लो, तो वो फेडरल सिस्टम को ही फॉलो करते हैं या फेडरल सिस्टम के बेस पे ही चलता है भाई। ठीक, एग्जाम्पल आप लोग के खुद के सामने है यार, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ये 3 लेवल है ना भाई हमारे इंडिया में। तो बस सिंपल सा बात है भाई। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले कि भाई क्या इंडिया में लिखा गया है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो बोलोगे नहीं, नहीं लिखा गया है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। लेकिन हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। आगे क्या बोल रहा है भाई कि हम लोग को 3 लिस्ट के बारे में पढ़ने थे। 3 लिस्ट मैंने बताया था आप लोग को कि रेसिड्यू लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसके लॉज वगैरह के लिए। ठीक, इसमें आपके जैसे कि आ जाएंगे फॉरेन अफेयर्स वगैरह आ जाएंगे, ओके, और डिफेंस, बैंकिंग, ये सारी चीजें यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाती हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इसके लॉज को अकेले बनाती है, इसके अंदर पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कंकरेंट लिस्ट में बच्चा बोथ दी गवर्नमेंट मिलकर बनाती है उनके लॉज को, तो इसमें आपका एडॉप्शन, डाइवोर्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, यूनियन, ट्रेड यूनियन, ये सारी चीजें कंकरेंट लिस्ट में आ जाती हैं। रेसिड्यू लिस्ट की बात करें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी चीज नहीं थी, तो जब आया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो उसको रेसिड्यू सब्जेक्ट्स के अंदर लाके रख दिया गया, जिसके लॉस को सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ठीक है बच्चा भाई, आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि भाई इंडिया, नॉट ऑल द स्टेट्स हैव आइडेंटिकल पावर। हर स्टेट्स के पास भाई आइडेंटिकल पावर नहीं होती है। कोई कोई स्टेट्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का खुद का लैंग्वेज है भाई, क्या है? खुद का लैंग्वेज है। सच एज मेघालय, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंजॉय करते कुछ ना कुछ स्पेशल पावर्स, किसके अंडर? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर रह के। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। कुछ यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन एंजॉय करती है बहुत ही लिटिल पावर कंपैरिजन टू सम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, मतलब स्टेट्स की बात हो रही है। ऐसे यूनिट्स जो कि बहुत ही स्मॉल होते हैं और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनना चाहते हैं, बट लेकिन ये यूनिट्स कभी भी मर्ज नहीं हो सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ, तो उसको हम लोग यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं। और वो यूनियन टेरिटरीज क्या क्या हो जाएंगी? लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, दीज आर द यूनियन टेरिटरीज। आगे चलते हैं भाई। अब देखो भाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हाउ टू क्रिएट चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये मैंने बता दिया था भाई कि जब हम लोग पावर को शेयर करेंगे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इतना ईजी नहीं है पावर को शेयर करने, कोई भी अरेंजमेंट या पावर शेयरिंग में कोई भी अरेंजमेंट या चेंजेस लाना। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई? 2 वे से चेंजेस क्रिएट किए जा सकते हैं। एनी चेंजेस इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी चेंजेस करेंगे तो पहले पास होंगे बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी रहनी चाहिए उसमें। देन वो क्या होंगे? रेटिफाइड होंगे, किसके थ्रू? लेजिस्लेचर के थ्रू, ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ दिस टोटल स्टेट्स। आगे चलते हैं भाई। जुडिशरी की ड्यूटी क्या है? तो सिंपल सा है, जुडिशरी क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना भाई। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के केस में अगर हम लोग को पावर को शेयर करना है या शेयरिंग ऑफ पावर के केस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजंस क्रिएट करता है। यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है रिसोर्सेज रेज करने की, टैक्सेस को लेइंग करके, मतलब इम्पोज करके, किस ऑर्डर पे? उस सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज को कैरी करने के ऑर्डर पे, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी असाइन की जाती है ईच ऑफ देम को। आगे देखो अब हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो मैंने बोला था भाई देखो हमारे इंडिया में एक रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ अवर कंट्री। ठीक, ऐसा इंश्योर किया गया है कि भाई फेडरलिज्म क्या एक स्पिरिट है, रिस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कह रही हूँ, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब जो हमारे इंडिया में अलग अलग इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। ठीक, एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, और ये डिजायर रखना अपने अंदर, एक इच्छा रखना अपने अंदर कि भाई हम लोग साथ रहें, एक शेयर्ड करें आइडियल इन अवर कंट्री। ओके, आगे चलते हैं जल्दी से। अब देखो भाई हम लोग को यहीं से पढ़ना था, तो मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोग को पूरे चैप्टर को फिर से क्विक रिवीजन करवा दिया है भाई। ठीक, सॉरी 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने आप लोग को इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करवा दिया है। ठीक है, अब हम लोग को बच्चा यहाँ से पढ़ना है भाई, यहाँ के फंडाज हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो लिंग्विस्टिक स्टेक्स। अब देखो भाई
यहाँ पे ये है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। अब ये जो फेडरलिज्म है भाई, वो इंडिया में प्रैक्टिस कैसे किया गया? तो ये 3 बेस के हिसाब से। वो 3 बेस क्या क्या है? लिंग्विस्टिक स्टेक्स, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो देखो बच्चा पार्टी, अगर हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेक्स के बारे में बात करेंगे तो लिंग्विस्टिक स्टेक्स मतलब होता है कि भाषा के आधार पे बांटना, ठीक। भाषा के आधार पे स्टेक्स को रखना, ठीक, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, ठीक। तो जो पहला मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के जस्ट बाद जो पहला और मेजर चैलेंज फेस करना पड़ा इंडिया को इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, वो क्या था? वो लिंग्विस्टिक स्टेक्स का चैलेंज था भाई, ठीक। तो ये फर्स्ट मेजर टेस्ट बोल लो, चैलेंज बोल लो, ठीक, जो कि हमारे कंट्री के इंडियंस मतलब इंडियंस ने फेस किया था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक। फ्रॉम 1947 से लेके 2017 तक बच्चा बहुत सारे स्टेक्स को के नाम को चेंज किया गया, स्टेक्स को चेंज किया गया, नए स्टेक्स को लाके रख दिया गया और अलग अलग स्टेक्स की बाउंड्रीज सेट की गई, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा कि द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री इज द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। पहला मेजर टेस्ट या चैलेंज बोलो जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस था, किस चीज के लिए? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, हमारे कंट्री के। उसका क्या था कि एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करना, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करना, ठीक है। फ्रॉम 1947 से लेके बच्चा 2070 तक बहुत सारे ओल्ड स्टेक्स चेंज हुए और बहुत सारे न्यू स्टेक्स को क्रिएट किया गया, ठीक। बहुत सारे नाम को रखा गया और एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेक्स हैव बीन चेंज्ड। और एरिया और बाउंड्रीज वगैरह भी चेंज हुई और न्यू न्यू नेम्स भी चेंज हुए, न्यू न्यू नेम्स भी रखे गए, ठीक। सम स्टेक्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑफ पीपल हु स्पीक सेम लैंग्वेज। अब भाई कुछ इस तरीके से भी बनाया गया कि भाई जो भी लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं उन सारे लोगों को एक जगह रख दिया जाएगा, ठीक है भाई। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ मारवाड़ी। मारवाड़ी जो बोलते हैं वो जनरली राजस्थान में ही रहते हैं, ठीक। गुजराती जो बोले होंगे तो गुजराती लोग कहाँ मिलेंगे? गुजरात में मिलेंगे भाई। और मराठी, ठीक, मराठी जो बोलेंगे आप देखोगे महाराष्ट्रियन में बहुत सारे लोग मराठी बोलते हुए दिखेंगे। तो इस बेसिस पे मतलब कि सम स्टेट्स हैव बीन फॉर्म, कुछ स्टेट्स इस बेसिस पे भी फॉर्म हुए कि जो भी पीपल सेम लैंग्वेज बोलेगा उसको उस स्टेट में हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो दीज आर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आई होप आप लोग को इनफ्लो हो रहा होगा। आउटफ्लो होगा तो भाई पक्का कमेंट में बता देना यार प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक ना समझ में आए। इफ एनी डाउट तुरंत मेरे से पूछो, ठीक। आगे चलते हैं। सम स्टेक्स आर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब भाई कुछ स्टेक्स तो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेक्स है जिनको कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं क्रिएट किया जाता है। उनको उनके एथनिसिटी, कल्चर, जियोग्राफी, इन सारे बेसिस पे क्रिएट किया जाता है, जैसे कि नागालैंड, ओके, उत्तराखंड, झारखंड, इन सारे स्टेट्स को इनके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पे क्रिएट किया गया है बच्चा पार्टी, समझ लो, ठीक है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ भाई कि सम स्टेट्स को उनके लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बल्कि उनके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी पोजीशन के बेसिस पे क्रिएट किया गया है, जैसे कि हो गया नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं भाई। अब इन सारे के सारे प्रोसेस में जितने भी नेशनल लीडर्स थे वो एक फियर में आ गए भाई कि ये आप ऐसे कर रहे हो, सारे के इन सारे बेसिस पे कर रहे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे, उनके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी पोजीशन के बेसिस पे आप इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, ठीक। बहुत सारे नेशनल लीडर्स को ये फियर था, डर था, ठीक, लेकिन उनका डर सही साबित नहीं हुआ। बट आफ्टर द दिस मतलब इन सारे डिसइंटीग्रेशंस के बाद हमारी कंट्री, हमारी इंडिया और भी अच्छे तरीके से यूनाइट हो गई है, ठीक। हमारे कंट्री में और सारी चीजें अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे से चलने लगी है, ठीक है। तो इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेक्स फॉर सम टाइम। आगे देखते हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं लैंग्वेज पॉलिसी को। लैंग्वेज पॉलिसी की भाई अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज पॉलिसी मतलब लिंग्विस्टिक पॉलिसी भी बोल लो,
लैंग्वेज पॉलिसी बोलो, ठीक। लैंग्वेज पॉलिसी मतलब कि हमारे इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया गया था प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक। तो ए लैंग्वेज पॉलिसी फॉर द नेशन, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा चैलेंज था उस मतलब लिंग्विस्टिक स्टेक्स के जस्ट बाद, ठीक। तो ये एक सेकंड टेस्ट या चैलेंज था फॉर द इंडियन फेडरेशन के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई भी भाषा हो गई, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया था, ठीक है। तो आफ्टर डेट बच्चा, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी को क्या किया गया, हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया एक ऑफिशियल लैंग्वेज के बेसिस पे। लेकिन बट हिंदी क्या है बच्चा, वो क्या है, हमारी बस मदर टंग है, वो भी बस इंडिया में 40% लोगों की मदर टंग है, ठीक। मतलब 40% लोग ही हिंदी भाषा को का यूज करते हैं या बोलते हैं, ओके। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम हिंदी 20, अब हिंदी की हम लोग बात करें तो उसके अदर भी 21 लैंग्वेजेस हैं जो कि रिकग्नाइज्ड होते हैं एज अ शेड्यूल लैंग्वेजेस, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। एक कैंडिडेट इन इंडिया, जैसे कि शेड्यूल लैंग्वेज से मराठी, गुजराती, ये सारे क्या बच्चे शेड्यूल लैंग्वेज है, कन्नड़, ये सारे क्या बच्चे शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ठीक। एक कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन, अब भाई एक कैंडिडेट वगैरह को मतलब स्टूडेंट्स वगैरह को भी बोल दिया गया भाई कि आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा भाई कि अगर आपको एग्जाम देना है तो आप अपने स्टेक्स के भाषा में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और एक चीज बच्चा मैं बता दूं कि इंडिया एक कंट्री है जहां पे हर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, वहां पे मराठी चलती है, गुजरात भी एक स्टेट है, वहां पे गुजराती चलती है, राजस्थान एक स्टेट है जहाँ पे मारवाड़ी चलती है। तो सिर्फ इंडिया में ही ऐसा है कि भाई अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ठीक बच्चा। तो एक कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन, उनके पास ये एक ऑप्शन रहेगा कि भाई आप, ठीक, आप क्या कर सकते हो कि अपने स्टेट्स के लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन को टेक कर सकते हो। सेवरल स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, और सेवरल स्टेट्स के अपने खुद के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है बच्चा। पार्टी आगे की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। और बच्चा प्लीज, मैं ये चीज बार बार बोलती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि भाई बताते नहीं है कि उनको कहीं डाउट है कि नहीं, ठीक। तो बच्चा आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे आप सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वो भी फ्रीली, ठीक। तो उसको यूज करो, ना कि मिस यूज करो, ठीक। तो दैट्स व्हाई मैं ये बार बार बोलती हूँ कि भाई अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का डाउट रेज होता है तो विथआउट एनी हेसिटेशन आप पूछ सकते हो, ठीक। अगर मैं एक पढ़ाई से हट के एक बात बोलूं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि स्कूल्स वगैरह में मैम के सामने बोल नहीं पाते, उनको डाउट्स वगैरह पूछने में थोड़ा हेसिटेशन होता है, अजीब लगता है। वो पहले 4 लोग के बारे में सोचेंगे, 4 लोग कौन कौन, यार मैं पूछूंगा अच्छा लगेगा, पहले बात तो खुद के बारे में वो सोच लिया, दूसरा वो सोचे कि भाई बच्चे क्या सोचेंगे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, बच्चे सोचेंगे अजीब लगेगा, वो लोग क्या सोचेंगे, खड़ा होऊंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा, अजीब 10 चीज। अब दूसरा पर्सन आ गया, अब तीसरा पर्सन वो टीचर होगा, यार मैम क्या सोचेंगी, मैम सोचेंगी भाई कि मैं इतना अच्छे से पढ़ाई, बच्चे को नहीं आया, मैम कहीं डांट ना दे, ये सारा डर बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है तो बच्चा पूछ ही नहीं पाता है। तो दिस इज द वेरी रॉन्ग थिंग, पता है सबसे बेकार और गंदी चीज है जो कि मेरे अंदर थी, रियलिटी बताओ। फिर धीरे धीरे ये चीज खत्म हुई क्योंकि मेरे टीचर्स वगैरह बोलने लगे कि यार तुम पूछोगी नहीं तो कैसे चलेगा, ठीक, पढ़ रही हो अच्छे से पढ़ो, डाउट है पूछो, ठीक। तो एट दैट टाइम मैं पूछने लगी। तो भाई ये यहाँ पे स्कूल टाइप का तो माहौल नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा है आप लोग के लिए कि आप कमेंट के थ्रू आप हर चीजें पूछ सकते हो, ठीक। तो उस चीज का यूज करो भाई लोग, मिसयूज मत करो, ठीक। तो कोई भी डाउट है बच्चा पार्टी आराम से पूछो, ठीक, आपको तुरंत उस चीज का जवाब मिलेगा, ठीक है भाई लोग। आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिंदी, अगर हम लोग हिंदी की बात करें, ये तो बता दिया यार, मैं भी गजब हूँ। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो यूज है इंग्लिश का वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए करते थे, जो कि 1965 में बंद कर दिया गया। यार ये तो कितना गलत हुआ यार। अभी देखो देखो आगे देखो, पता चलता है। मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, अब भाई ये तो गलत हुआ,
किनके लिए? क्योंकि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टेट्स में हिंदी ही बोली जाए, कुछ स्टेट्स ऐसे हो, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि 40% ही लोग हिंदी यूज करते थे, हिंदी बोलते थे, हिंदी भाषा बोलते थे, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो कि हिंदी नहीं बोलते थे, तो उन्होंने डिमांड किया भाई कि हम तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, तो आप इंग्लिश को कंटिन्यू करो, ठीक। जैसे कि तमिलनाडु में हर पर्सन हिंदी नहीं बोलता है, पर्टिकुलर वहां पे पर्सन इंग्लिश में ही बात करते हैं। तमिलनाडु में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वायलेंट फॉर्म ले लिया वो मूवमेंट, ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी का रिस्पॉन्ड दिया, एग्री करके भाई ठीक, हम लोग हिंदी तो यूज कर रहे हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, साथ साथ हम इंग्लिश को भी एज ए ऑफिशियल पर्पस यूज करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भाई यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है सेंटर स्टेट और रिलेशन के बारे में। सेंटर स्टेट और रिलेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट किया अपने सेंटर और स्टेट रिलेशंस को, जो कि इज वन मोर वे था जिसमें कि फेडरलिज्म हैज बीन स्टेटेड इन प्रैक्टिस, जिसमें कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया, ठीक। क्योंकि पहले के टाइम में क्या था कि पहले के टाइम में जब फेडरलिज्म जैसी चीजें नहीं थी तो सेंटर मतलब थी, उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक। तो एट दैट टाइम भाई क्या हुआ था कि सेंट्रल अगर मान लो कहीं जीता तो वही उसी की सरकार स्टेट्स वगैरह में भी जीतती थी, ठीक। तो ये तो मिसयूज करते थे ना पावर का यार, ठीक। तो रिकंस्ट्रक्ट किया गया सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को इन वन मोर वे, जहां पे हम लोग फेडरलिज्म को स्टेटेड इन प्रैक्टिस, जहां पे हम लोग फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किए। सपोज करो कोई भी सिंगल पार्टी नहीं है गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, किसी भी सिंगल पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी नहीं दी गई, और जो मेजर नेशनल पार्टीज थी जैसे कि कैन अलायंस मेनी पार्टीज इंक्लूड मेनी रीजनल पार्टीज, तो क्या करेंगे, फॉर्म कर लेंगे गवर्नमेंट एक सेंटर में। तो ये क्या कर रहा था, ये क्रिएट कर रहा था एक बहुत ही न्यू वे ऑफ पावर शेयरिंग का एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक। आगे देखो, आगे एक पॉइंट आता है बच्चा कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का। ये देखो बच्चा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो भाई देखो यहाँ पे बच्चा, डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जहां पे हम लोग बर्डन कम करने के लिए पावर को डिवाइड कर देते हैं, काम को बांट देते हैं, ताकि एक ही बंदे के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए और वो कुछ सीरियस इश्यूज पे अपनी नजर डाल पाए। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ स्कूल का एग्जांपल लेके चलते हैं। प्रिंसिपल है, ठीक। प्रिंसिपल अब अगर वाइस प्रिंसिपल का काम करेगा, मतलब वो फी डिपार्टमेंट वगैरह देखेगा, स्कूल्स की सारी चीजों को देखेगा, ठीक। तो भाई प्रिंसिपल क्या करेगा, वाइस वो और भी सारे काम होंगे ना प्रिंसिपल्स को, ठीक। वो अलग अलग मैटर्स में नए नए मैटर्स पे नहीं देख पाएंगे, कोई न्यू इशू जनरेट हो गया, कोई न्यू मैटर उठ गया, तो भाई उस पे भी तो प्रिंसिपल्स को ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, मेन टॉप है, टॉप पे चलता है प्रिंसिपल, जैसे कि सेंट्रल चलता है, ठीक। तो प्रिंसिपल के पास क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल क्या करेगा, सोचेगा भाई कि अरे यार मैं अलग मुद्दों पे तो ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक, मैं इन्हीं सारी चीजों में उलझ के रह जा रहा हूँ, मेरे जो मेन बड़े बड़े मुद्दे हैं मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो एट दैट टाइम वो क्या करेगा, वो सबसे अच्छा एक तरीका अपनाएगा कि जो मतलब वाइस प्रिंसिपल सेटअप कर देगा, एक वाइस प्रिंसिपल बना लेगा, तो वो जो प्रिंसिपल अपना काम करता था वो थोड़ा सा काम उठा के वाइस प्रिंसिपल को दे देगा। जब वो काम वाइस प्रिंसिपल के पास जाएगा तो देन जो प्रिंसिपल रहेगा वो एटलीस्ट कैपेबल हो जाएगा, एबल हो जाएगा किसी अदर नए नए मैटर्स पे फोकस करने के लिए। वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन हमारे गवर्नमेंट में हुआ, ठीक है। सेंट्रल था, स्टेट था, लोकल, सॉरी सेंट्रल स्टेट था, ठीक। सेंट्रल अब कुछ मुद्दों पे मतलब बड़े बड़े मुद्दे जो आते थे वो उस पे वो फोकस नहीं कर पाता था, ठीक। तो उसने क्या कहा कि क्या किया कि भाई मैं काम करता हूँ, अपने काम को बर्डन को थोड़ा सा उठा के मतलब काम को, वर्क को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर देता हूँ स्टेट को, ठीक। और एक न्यू लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना देता हूँ लोकल गवर्नमेंट, ठीक। तो लोकल गवर्नमेंट बन गया एट दैट टाइम। तो लोकल गवर्नमेंट क्या करेगा, जितने भी अदर लोकेलिटीज की चीजें हैं, ठीक, तो वो कौन देखेगा, लोकल गवर्नमेंट देखे, जैसे विलेज, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, यहाँ की जितनी भी सारी चीजें होंगी वो कौन देख लेगा भाई, लोकल गवर्नमेंट देख लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही एटलीस्ट इतने कैपेबल हो गए कि वो अदर मैटर पे फोकस कर पाए, ठीक। जो नए नए डिस्प्यूट्स राइज होते हैं, बड़े बड़े मैटर्स होते हैं, उस पे वो नजर डाल पाया, उन सारे मैटर्स को सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही हुआ भाई। तो बस यहाँ पे यही था कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर को डिवाइड करना, ठीक, काम को बांटना, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना।
ठीक, तो वी हैव सो फार डिस्कस्ड ये टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे कंट्री में, लेकिन हमारा कंट्री क्या है, बहुत ही डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। आखिर 28-29 स्टेट्स है भाई, ठीक, हर स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो भाई दो लोगों से तो ये चलने नहीं वाला है, दो लेवल से तो ये चलने नहीं वाला है, एक और लेवल लाके बैठाना होगा, जिसको कि लाके बैठाया गया लोकल गवर्नमेंट को, ठीक। एंड देयर इज नीड फॉर पावर शेयरिंग। अब भाई क्या है कि पावर शेयरिंग की जरूरत है विद इन दिस स्टेट्स। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड हुआ अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के बिलो रहेगा, नीचे रहेगा, जो कि क्या था, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कि भाई हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, आगे चलते हैं जल्दी से। डिसेंट्रलाइजेशन में यहाँ पे डेफिनेशन बच्चा पार्टी आप लोग के लिए लिख के ला रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत ना हो कि जब भी हमारी पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब पावर सेंट्रल और स्टेट दोनों के हाथ में से ले जाके थोड़ा थोड़ा पावर, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा पावर ले जाके एक लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो उसी सिस्टम को डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, एक बार फिर मैं क्लियर आउट करवा देती हूँ कि जब पावर को उठा के सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, सॉरी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में से उठा के लोकल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया जाए थोड़े थोड़े पावर, ठीक, और उसी चीज को क्या बोलते हैं बच्चा, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं भाई, आगे यहाँ पे बात हो रही है कि ये द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे का बेसिक आइडिया क्या था कि इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, जो कि एक लोकल लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल कर सकता है। उन लोग के पास बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है अपने लोकेलिटीज के बारे में, दियर बच्चा यहाँ पे होगा, ठीक है, THEIR, ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक, तो वहां पे उन लोग को बहुत बेटर नॉलेज होगा अपने उन सारे प्रॉब्लम्स का अपने लोकेलिटीज के अंदर में, ठीक, तो दे हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होंगे कि कहाँ पे वो अपने मनी को स्पेंड करे, किस तरीके से वो सारी चीजों को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली वे में मैनेज करे। आगे चलते हैं, डिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर पीपल टू, अब भाई लोकल लेवल के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी चीजें पॉसिबल हो गई थी भाई कि वो लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते थे डिसीजंस मेकिंग में, ठीक, तो यहाँ पे द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन को ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स, ठीक। आगे चलते हैं, पीपल कैन अप्रोच अ लोकल गवर्नमेंट, पीपल क्या हुआ, अप्रोच किए एक लोकल गवर्नमेंट पे फ्रॉम सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स इजली और क्विकली, जो कॉस्ट था वो बहुत ही मिनिमम लेवल में रिड्यूस हो गया। लोकल गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल इंश्योर्स, मतलब लोकल गवर्नमेंट के थ्रू एक ग्रास रूट लेवल का स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी क्या हो गया भाई, इंश्योर हो गया। आगे चलते हैं बच्चा, अब देखो बच्चा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो जिला परिषद जो कि एक डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला मतलब क्या होता है भाई, डिस्ट्रिक्ट, रूरल मतलब क्या होता है भाई, हमारे रूरल एरियाज, ठीक। ये देखो अर्बन होगा भाई, ठीक है, ये यहाँ पे अर्बन होगा, रूरल और अर्बन, ठीक, तो जिला परिषद में बच्चा क्या आ जाएगा, कवर करने के लिए इंटायर डिस्ट्रिक्ट को। ग्राम समिति में बच्चा इंटरमीडिएट और मिडिल लेवल में आता है, और ग्राम पंचायत बच्चा विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज के लिए होता है। अर्बन में बच्चा क्या होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब लार्ज नंबर ऑफ एरियाज होंगे, ठीक, और म्युनिसिपल काउंसिल्स होंगे स्मॉलर नंबर ऑफ अर्बन एरियाज के लिए, ठीक। आगे चलते हैं बच्चा, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी, अब क्या हो गया भाई, बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी हो गया है कि हम लोग को इलेक्शंस होल्ड करके चलना है रेगुलर बेसिस पे टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। सीट्स वगैरह रिजर्व कर दी गई इलेक्टेड बॉडीज के लिए, एंड द एग्जीक्यूटिव और वुमेन के लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व की गई भाई, और सीट्स रिजर्व की गई इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट्स वगैरह रिजर्व कर दी गई। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, और 1/3, ठीक, 1/3 जो पोजीशंस था वो वुमेन के लिए, औरतों के लिए क्या किया गया, रिजर्व करके रख दिया गया। आगे चलते हैं जल्दी से भाई कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसको कि हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशंस बोलते हैं, वो क्रिएट किया गया कि हर एक स्टेट को कंडक्ट करना है पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस। जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वहां पर रिक्वायर्ड होगा कि वो अपने पावर को शेयर करे, अपने रेवेन्यू को शेयर करे लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ,
रूरल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पंचायती राज बोलते हैं बच्चा। ईच विलेज, हर विलेज में इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत। क्या होगा? एक ग्राम पंचायत होगा। और दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर या विलेज ग्रुप्स ऑफ्टन कॉल्ड पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच। ये डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बाय ऑल एडल्ट पॉपुलेशन जो कि लिव करते होंगे उस विलेज के अंदर, रहते होंगे उस विलेज के अंदर। और जो पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, और जो पंचायत के जितने भी वर्क रहेंगे वो ग्राम सभा के सुपरविजन के अंदर रह के होंगे। ठीक। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद। जो मेंबर होंगे लोकसभा के और एमएलए होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, एंड सम अदर officials of other district level bodies are also its members. जिला परिषद चेयरपर्सन होंगे is the political head of जिला परिषद, and local government bodies exist करेंगी किसके लिए? अर्बन एरियाज के लिए। और म्युनिसिपैलिटीज को सेट किया जाएगा टाउन्स वगैरह में। बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और बिग सिटीज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बैठा दिया जाएगा। तो लो भाई बच्चा पार्टी, आपका आज जाके फुल चैप्टर खत्म होता है भाई। ठीक है, तो बच्चा अभी आप लोग का फेडरलिज्म पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं बच्चा जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और आई होप आप लोग को सही चीज अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गई होंगी। कोई भी डाउट बच्चा रेज होता है तो तुरंत कमेंट करके पूछो। ठीक, तो देन मिलते हैं हम लोग जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में। ओके देन बच्चा, बाय।